प्रोफेसर सुहेब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कि बोर्ड के फाइनल एग्जाम के अंदर आप किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस आते हैं आपके पास, ए, बी एंड सी। फर्स्ट जो आपके पास पोर्शन होता है उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 8 करने होते हैं, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। और जो आपके पास थर्ड पोर्शन होता है इसके अंदर आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं और इस तरह से आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। लेकिन स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, जैसे ही पेपर आता है उसको वो कंप्लीट पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कंप्लीट पेपर को पढ़ने से नुकसान क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट होता है आपका। आप कंप्लीट पेपर पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपकी नजरों से गुजरते हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं होते, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आपको परेशानी का सामना हो जाता है और उस परेशानी के बायस आप बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं उनको भी सॉल्व करने में या अटेम्प्ट करने में आपको परेशानी का सामना रहता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस की परेशानी आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने पेपर को रीड नहीं करना पूरा। डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग होल पेपर, यानी कि पूरा पेपर पढ़ने में टाइम आपने जाया नहीं करना। जैसे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पोर्शन आता है आपने उसको रीड करना शुरू करना है शुरू से। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आपने फौरन से उसको उठाना है और उसको अटेम्प्ट कर लेना है, यानी कि उस क्वेश्चन को आपने पेपर में लिख लेना है, राइट। और इसी तरह से जैसे जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस ऊपर से नीचे रीड करते चले जाएं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता हो उसको आप अटेम्प्ट करते चले जाएं, राइट। जैसे ही वो पोर्शन खत्म हो तो काउंट करें, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर के ऊपर छोटा सा एक टिक मार्क कर दें ताकि आपको आइडिया हो कि ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, राइट। और एट द एंड आप काउंट करेंगे क्या आपने उस पोर्शन के रिक्वायर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके बाकी हैं तो दोबारा से उस पोर्शन को देखिए। आपने उस पोर्शन को छोड़ना नहीं है। अगर आप उस पोर्शन को छोड़कर आगे निकल गए तो दोबारा एट द एंड पेपर में टाइम नहीं होता कि आप वापस आकर उस वाले पोर्शन को अटेम्प्ट कर सकें। आपने उस पोर्शन को वही वाइंड अप करना है। अब आप क्या करें, अब आप दोबारा से देखेंगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी पेशी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप उसको फिर भी कोई 80-90% या 70% अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लें और उसको सॉल्व करें, राइट। और जब आप उसके टोटल 8 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो तो फिर आप अगले पोर्शन पे जंप करें। फिर इसी तरह से अगले पोर्शन में भी आपने उसको 1 बाय 1 देखते जाना है। जो क्वेश्चन आपको आता है आपने फौरन से उठाना है और उसको अटेम्प्ट कर लेना, राइट। और फिर एट द एंड उस पोर्शन में देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए। या आपको कैसे पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए, आप आंसर शीट में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में मौजूद है जो आपने अटेम्प्ट कर लिया उसमें छोटा सा आपने टिक मार्क करना है और एट द एंड उन टिक्स को आप काउंट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और कौन से बाकी हैं और कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके मजीद बाकी रह गए। अब इसी तरह से आपने दोबारा से उसी पोर्शन को देखना है और उसमें देखना है कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चंस को उठाएं और उनको अटेम्प्ट करें। अगर आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस वहीं छोड़ दिए तो एट द एंड आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप हसल बसल में, जल्दी में, तेजी में, दिमाग भी आपका काम नहीं करेगा कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आपने जगह छोड़कर आगे नहीं चलना, आपने एक पोर्शन को जिसको आपने स्टार्ट किया है उसको वाइंड अप करके आगे निकलना है, राइट। तो इससे आपका पेपर के अंदर टाइम भी बचेगा और आपके जहन में आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए एक टेंशन का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पीछे वाले जो पोर्शन है उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसी तरह से थर्ड पोर्शन आएगा, उसको भी आपने इसी तरह से 1 बाय 1 अटेम्प्ट करते जाना है, ठीक है। अब आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके फीचर्स क्या होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करें या स्टेट करें, तो आपको किसी लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है या आपको किसी चीज की डेफिनेशन आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिख के आ जाएं।
अगर आपको डेफिनेशन या स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, ये मैंने नीचे लिखे हैं। सबसे पहले अगर वो डिफाइन करने को कहता है आपने उसकी डेफिनेशन, या अगर स्टेट करने को बोलता है तो आपने उसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है। जैसे कि डेफिनेशन के लिए मैंने लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर वो डेफिनेशन बोलता है, या स्टेटमेंट के लिए वो ओहम्स लॉ को स्टेट करने के लिए बोलता है, इन दैट केस आपने डिफाइन के केस में डेफिनेशन और स्टेटमेंट के केस में स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है और उसको इन्वर्टेड कोमास में आपने लिखना है। राइट, डेफिनेशन हो या स्टेटमेंट हो, उसकी हेडिंग देके आपने उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। राइट, उसके बाद आपने अगर डेफिनेशन है तो कोई भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे इसका सिंबल कैपिटल V होता है तो आपने उसका सिंबल मेंशन करना है। राइट, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट लॉ की है, उस लॉ के अंदर कोई सिंबल अगर इस्तेमाल हो तो वो सिंबल आपने मेंशन करना है, अदरवाइज इस पोर्शन को आप रहने देंगे अगर उसका कोई सिंबल मौजूद नहीं है। राइट जी, उसके बाद आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। राइट, अब मैथमेटिकल फॉर्म जो आपने लिखनी है वो आपने हेडिंग देनी है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म को नीचे मेंशन करना है। राइट, अब मैथमेटिकल फॉर्म के बाद उस वैल्यू जो आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है उसका कोई यूनिट अगर है तो आपने वो यूनिट भी मेंशन करना है, उसका SI यूनिट आपने हेडिंग में लिखना है कि उस वैल्यू का जो SI यूनिट है वो क्या है। राइट, उसके बाद आपके पास अगर उस टॉपिक के अंदर या जो चीज आपसे पूछी जा रही है उसकी कोई एग्जांपल एग्जिस्ट करती है आपकी बुक के अंदर, आपने उसमें से एक एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। अगर आप एग्जांपल, SI यूनिट, मैथमेटिकल फॉर्म, सिंबल या उसकी डेफिनेशन में से कोई भी चीज मिस करते हैं आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। खाली अगर आपके पास लिखा आ जाता है कि आपने डिफाइन करना है तब भी आपने इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। खाली डिफाइन करना लिखा हो तब भी आपने ये तमाम चीजें उसकी लाजमी क्वेश्चन में मेंशन करनी है, तभी आपको 2 मार्क्स उस क्वेश्चन में मिले। राइट, अब मैं बात करता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे रीजन पूछ लिया जाता है, यानी कि स्टेटमेंट में वाई लिखा होता है, वाई इज इट हैपनिंग, यानी कि उस क्वेश्चन का रीजन पूछ लिया जाता है, या यस और नो का आंसर आपको पूछा जाता है कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। कोई इस किस्म का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये चीज दुरुस्त है तो आपने वो आंसर यस और नो में देना होता है। तो जब आप यस और नो लिखते हैं तो खाली यस और नो स्टेटमेंट को सही या गलत करके नहीं आपने आना, आपने उस यस और नो को क्या करना है, डिफेंड भी करना है। तो उसके डिफेंड करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो आपने नीचे हेडिंग देनी है कि उसका रीजन क्या है, तो नीचे आपने हेडिंग देके उसका रीजन भी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना है। अगर आपने रीजन मेंशन नहीं किया, खाली आप यस और नो की स्टेटमेंट के अंदर आंसर देके आ गए तो आपको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको रीजन भी उसका नीचे बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के, राइट, और वो रीजन वैलिड रीजन हो। क्लियर जी बेटा, ये तो था शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। जी बेटा, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। तो हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आपको पता है कि 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल होता है। राइट, सबसे पहले आप पांचों के पांचों जो लॉन्ग क्वेश्चन उनको देख लें और उसमें से डिसाइड कर लें कि आपने कौन से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने। ये डिसीजन लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है, तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट की हेडिंग लेके नीचे इन्वर्टेड कॉमास में उसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट मेंशन करनी होगी। राइट, उसके बाद आप उसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म है या उसको कोई सिंबल है उसको हेडिंग देके मेंशन करेंगे, जिस तरह मैंने भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताया। राइट, उसके बाद आपने अगर कोई उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एग्जांपल ले टॉर्क, तो टॉर्क की 2 तरह की डेफिनेशन है। एक आपको पता है कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, एक उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको पता है कि वो रोटेटिंग इफेक्ट है, किसी भी बॉडी का फोर्स के लगने की वजह से अगर वो बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के बाद रोटेटेबल है, यानी कि उसको टर्निंग इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात की जाए तो वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे डिपेंड करती है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स। राइट, तो आपने उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी मेंशन करनी है। उसके बाद जब आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे तो आपने उसका यूनिट भी मेंशन करना है कि उस मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो चीज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका SI यूनिट क्या है। अगर उस SI यूनिट की डेफिनेशन है तो आप उस SI यूनिट की डेफिनेशन भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेंशन करेंगे। राइट जी बेटा, उसके बाद आपने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर डायग्राम है तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है और डायग्राम को लेबल कर लेना है। तो उसकी लेबलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।
जब आप डायग्राम को लेबल करके बना लेते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन करना भी आपके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने डायग्राम मौजूद होगी, उसके तमाम लेबलिंग पॉइंट्स आपके सामने मौजूद होंगे, तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन को आसानी से क्या कर लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। आप किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम आपको अच्छे से याद हो और उसके जो फंक्शनैलिटी है डायग्राम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स की वो आपको याद होनी चाहिए। अब जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आप किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट को मिस करने की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। राइट? तो डायग्राम आपने पहले बनानी है, उसको लेबल कर लेना है, उसके बाद आपने उस डायग्राम की क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है वन बाय वन, उसके तमाम पॉइंट्स को जो आपने लेबल किए होंगे उसको डिस्कस करना होगा। जी, कंस्ट्रक्शन बताने के बाद आपने एक्सप्लेनेशन की तरफ आना है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपने बुलेट्स में उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें डायग्राम आ जाएगी, प्रैक्टिकली उसके अंदर आपने उसकी वर्किंग भी बतानी होगी उस खास किस्म के टॉपिक की, तो उसके अंदर फिर आप वर्किंग की हेडिंग देंगे और उसकी वर्किंग जो है आपने बुलेट्स की शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल में उसको लिखना है। आपने लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। अगर आप लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखेंगे तो एग्जामिनर उसको अच्छे तरीके से रीड नहीं करेगा और नंबर में हो सकता है कि ऊपर नीचे कर जाए, आपको मार्क्स देने में ऊपर नीचे कर जाए। राइट? तो आपने क्या करना है, आपने उसके पॉइंट्स बना लेने ताकि हर पॉइंट अलग-अलग उस एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और वो आपको पूरे नंबर दे। उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस जो है, उसकी कैलकुलेशंस को भी आपने बुलेट्स या पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है और हर पॉइंट एक स्पेसिफिक बात को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट? और उसको आपने पॉइंट्स की शक्ल में मेंशन करना है और पॉइंट्स की शक्ल में मेंशन करने से हर चीज क्लियरली, साफ साफ, अलग-अलग एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वाले को नजर आ रही होगी और वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा कि इसने हर बात मेंशन की हुई है, सो आप मार्क्स डिजर्व करते होंगे। क्लियर? तो आपने पैराग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। अगर आप पैराग्राफ की शक्ल में करेंगे तो एग्जामिनर अंदाजे से नंबर दे सकता है कि हो सकता है कोई बात बीच में से मिस हो, तो हो सकता है वो 5 में से 4 मार्क्स आपको दे। क्लियर? कोई ना कोई मार्क डिडक्शन की वजह बन सकती है वहां। तो आप बुलेट्स या पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, विच इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक। राइट? उसके बाद आपने रिजल्ट मेंशन करना है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एंड में कोई ना कोई रिजल्ट आप निकाल रहे हैं तो आपने उस रिजल्ट को भी मेंशन करना होगा एंड में इनवर्टेड कोमास के अंदर। राइट? फिर ऊपर जो आपने स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिखी थी रिजल्ट के अंदर, आप उसी स्टेटमेंट या डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो उसको रिजल्ट में मेंशन करेंगे। क्लियर? ये तो था बेटा एक इस तरह का क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या इस तरह की एक्सप्लेनेशन आती है जो किसी डायग्राम से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन करनी है और वो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए बात याद रखें, पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको आप याद कर लें और उन कीवर्ड्स के डिफरेंट पॉइंट्स बना लें और उस पूरे टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन आप करेंगे उसको आप बुलेट्स या पॉइंट्स की शक्ल में करें ताकि हर पॉइंट अलग-अलग एग्जामिनर को नजर आ रहा हो। अगर आप लंबी चौड़ी तफसील में पढ़ जाएंगे, लंबी चौड़े आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें हो सकता है कि कोई पॉइंट आपका मिस भी हो जाए। अब आप क्या करेंगे, हर बात को एक पॉइंट में ढाल लें और उसमें से जो उसका कीवर्ड है उसको याद कर लें। जब आप उसका कीवर्ड याद कर लेंगे तो आपको उस पॉइंट को उस जगह पर मेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बाकी कॉन्सेप्चुअली जो बात आपको उसके बारे में पता होगी, उस कीवर्ड को आप वहां अपनी जुबान में, अपनी इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर सकेंगे। राइट? इस तरह से उस टॉपिक को याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जी बेटा, ये तो थे कुछ पॉइंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को आप एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।